हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि आप रिलेशन जो पोर्शन है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन, कुछ लेक्चर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, क्योंकि विदाउट नोइंग रिलेशन फंक्शन समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो रिलेशन एंड सेट थ्योरी पूरा क्लियर होना चाहिए, देन एंड ओनली देन हम फंक्शन को समझ पाएंगे। ओके, सो फंक्शन क्या होता है? आप रिलेशन समझे थे। रिलेशन में अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाना चाहूँ तो हमने रिलेशन में कुछ ऐसा देखा था। वेट अ मिनट। या सो हमने रिलेशन में देखा था कि दो सेट होते हैं। सपोज सेट ए ये है और दूसरा सेट बी ये होता था। देन ए में कुछ एलिमेंट्स होते थे, बी में कुछ एलिमेंट होते थे, एंड देन रिलेशन हम लोग बोलते थे सेट ए टू सेट बी, हम पॉइंट करते थे और ये रिलेशन ऐसे बताया जाता। तो किसी रिलेशन को आप फंक्शन कब कहोगे? किसी रिलेशन को हम फंक्शन तब कह सकते हैं जब सेट ए का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, सेट ए का हर एलिमेंट का यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे कि ये गिवन एग्जांपल यहाँ जो दिख रहा है, ये एक रिलेशन तो है ही, साथ साथ ये फंक्शन भी है, क्योंकि देखो वन का यहाँ एक ही इमेज है 3, 2 का एक ही इमेज है 5। ठीक है, तो ये जो हो गया ये मेरा एक फंक्शन भी है। अगर कोई फंक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा? देखो उसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि किसको आप बोलोगे फंक्शन नहीं है। तो अगेन लेट करो, ये सेट ए और बी है, 1 2 3, सपोज यहाँ 4 5 6 है। तो आप मानो वन का जो रिलेशन है वो 4 आ रहा है और वन का ही रिलेशन जो है वो 5 आ रहा है। मतलब सेट ए का जो इमेज है, सॉरी सेट ए का जो एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज बी में नहीं है, उसका डबल इमेज बी में आ रहा है। मतलब 4 और 5 दोनों आ रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो ये सेट नहीं होता है। भले ऐसा सिचुएशन बिल्कुल हो सकता है कि जैसे 3 के लिए 7 आया आंसर, तो हो सके 5 के लिए भी 7 आएगा, ये हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, क्योंकि 5 का एक इमेज है 7 और 3 का एक इमेज है 7। तो ये फंक्शन है। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि इसका एक इमेज कैसे आया, दोनों का सेम सेम हो सकता है। ए का अलग अलग वैल्यू के लिए बी का सेम वैल्यू हो सकता है, लेकिन ए का सेम वैल्यू के लिए बी का अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है। और ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसको डेफिनेशन सेट थ्योरी से ना समझो तो भी आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे देखो, एक फंक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे कि सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 0 बिठाते हो तो आपको y का वैल्यू क्या मिलता है? 0 मिलता है। उसी तरह x का वैल्यू जब आप 1 बिठाते हो तो y का वैल्यू आपको 1 मिलता है। x का वैल्यू आप -1 बिठाते हो तो भी y का वैल्यू 1 मिलता है। x का वैल्यू 2 बिठाते हो तो y का वैल्यू 4 मिलता है। x का वैल्यू -2 बिठाते हो तो भी y का वैल्यू 4 मिलता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेट था वो x था और सेकेंड सेट जो आ रहा है वो y है। तो अब देखो, x का वैल्यू 0 बैठा रहे हो, -1 बिठा रहे हो, 1 बैठा रहे हो, -2 बिठा रहे हो, 2 बिठा रहे हो, तो 0 बिठाने से 0 मिल रहा है, -1 बिठाने से भी 1 मिल रहा है, 1 बिठाने से भी 1 मिल रहा है, -2 बिठाने से भी 2 मिल रहा है, 2 बिठाने से भी 2 मिल रहा है। तो ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। क्या कभी ऐसा फंक्शन आप लोगों ने देखा है जिसमें यहाँ पे x का वैल्यू एक ही वैल्यू बैठाने से y का दो अलग अलग वैल्यू मिले? ये पॉसिबल नहीं है। एम आई क्लियर? तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि आप एक x का वैल्यू बिठाओ तो y का एक ही वैल्यू मिले, जब डुअल वैल्यू नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में हम इसे फंक्शन कहते हैं। आई होप अब समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या है और नॉट अ फंक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है,
यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, ये तो सारे रिलेशन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन। कैसे करोगे? सबसे अच्छा जो करने का तरीका होता है इसका वो ये होता है कि आप इसका डायग्राम बना लो, डोमेन और कोडोमेन बना लो, है ना। अगर हम लोग इतना मैथमेटिकल टर्म यूज़ करें तो मैं क्या बोलूँगा, इसका डोमेन बनाओ, पहला वाला सॉल्व करते हैं, एंड कोडोमेन बनाओ, यही कहते थे ना, इसका डोमेन ए कोडोमेन बी है। और डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके वो डोमेन में आ जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट है 1 और 2, और सेकेंड एलिमेंट 3 5 3 5 है, सो 3 5 आएगा। एंड देन आप इसका एरो डायग्राम बना लो, तो 1 का रिलेशन है 3 के साथ, एंड 1 का रिलेशन है 5 के साथ, 2 का रिलेशन है 3 के साथ, 2 का रिलेशन है 5 के साथ। इज इट अ फंक्शन और नॉट? आप खुद जस्टिफाई करो और आंसर बताओ मुझे, क्या ये कोई फंक्शन हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो आपका आंसर क्या होगा, इज इट अ फंक्शन और नॉट? आप यहां बोलोगे एफ इज नॉट अ फंक्शन, कैसे लिखोगे, एफ इज नॉट अ फंक्शन सिंस one element नेमली आप बोल सकते हो one element 1 has 2 images 3 and 5 under function f, therefore f is not a function। एक ही वैल्यू के लिए देखो, ए का एक एलिमेंट के लिए यहाँ 2 आंसर आ रहा, 2 रिलेशन आ रहा, 2 इमेजेस आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। सिमिलरली आप सेकंड वाला और थर्ड वाला ट्राई करो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करो कि ये दोनों फंक्शन है या नहीं है। इज इट क्लियर? बहुत ही साधारण सा चीज़ है। अब अभी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो, ठीक है। आंसर जो आना चाहिए वो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, चेक करना आपका आंसर सही है कि नहीं। अच्छा, इसको एफ पकड़ा हमने, जी जो है, जी इज़ अ फंक्शन, ये जी जो है ये फंक्शन आएगा, और 3 नंबर एच जो है, एच इज़ अ फंक्शन, ये भी फंक्शन आएगा। और आंसर अपना चेक करो सही है या नहीं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, फाइंड f0 f5 एंड f-2। ये बहुत ही आसान चीज़ है, ये बच्चों वाली बात है। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे करोगे, हेयर fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और आपको निकालना है f0, इसका मतलब x का वैल्यू 0 बिठाओ तो f0 मिल जाएगा। सो 2 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -3। x का वैल्यू 5 बिठाओगे तो f5 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज 7। एंड एक्स का वैल्यू -2 बिठाओगे तो आपको f-2 मिल जाएगा, दिस इज 2 इंटू -2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ओके, तो ये एकदम बच्चों वाली क्वेश्चन पूछी गई थी। नेक्स्ट जो है ये आप लोग डिटेल में पढ़ो कि डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन क्या हुआ, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने जब डेफिनेशन पढ़ा उसी वक्त रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में? रिलेशन हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ओके, मैं रिपीट करूं, हर फंक्शन एक रिलेशन तो है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया क्या था हमारा? फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया था कि इधर जो सब्सटेंस है, इधर जो एलिमेंट है, उसका यहाँ 2 इमेज नहीं हो सकता। अगर आपका यहाँ 2 इमेज बन जा रहा है, जैसे यहाँ 2 इमेज, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये रिलेशन तो है। तो आप डिफरेंस में जब जाओगे, इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप डिफरेंस करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली लिखा हुआ है
कि इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B then the domain of R may be a subset of A, but if F is a function from A to B then domain of F is equal to A। ये ऑब्वियस सा बात है जो हम लोग बोल रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन, आपको याद होगा कि हम लोग रिलेशन जब पढ़ते थे तो जो डोमेन होता था वो सबसेट ऑफ ए होता था रिलेशन में, सारे एलिमेंट नहीं लेने से भी चलते थे। लेकिन जब आप फंक्शन बोल रहे हो तो ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए इमेज में, यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा है कि डोमेन जो है अगर फंक्शन है तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ना कि सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। ओके दूसरी बात है, इन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एन एलिमेंट ऑफ ए मे बी रिलेटेड टू मोर देन वन एलिमेंट इन बी, जो कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में हम लोग सीखे कि रिलेशन में तो ऐसा हो सकता है जैसे एग्जांपल हमने किया, लेकिन फंक्शन में ए का दो इमेज नहीं हो सकता है बी में, जो कि फंक्शन का मेन डेफिनेशन है। तो वो ये सेकंड पॉइंट हो गया। ओके इसको एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना। ओके नेक्स्ट जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाना हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक दो बताऊंगा, बाकी सब आपको स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करना है ग्राफ का। तो ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है, ये बचपन से आप लोग ग्राफ बनाना सीख रहे हो, बचपन एज इन क्लास 7-8 से आप लोग तो सीख ही रहे हो। तो सबसे पहला जो ग्राफ हम लोग सीखते हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 2। ठीक है, ग्राफ निकालने का हमेशा यही ट्रिक याद रखना, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बिठाओ और वाई का वैल्यू उससे फाइंड आउट करो, एंड देन एक्स वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स बिठाओ, पुट कर दो। तो एक्स का वैल्यू चलो ले लेते हैं 0, -1, 1, -2, 2, -3, 3। तो यहाँ x तो है ही नहीं बिठाने के लिए, तो आप कुछ भी बिठाओ इसका आंसर ऑलवेज 2, 2, 2, 2, 2 आता रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं वेरिएबल, इसीलिए तो हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जब किसी राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ना हो जैसे x और y, तो उस फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ओके तो आप जब इसको पुट करोगे तो x का कुछ भी वैल्यू बिठाओ, यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 2, 2 आता रहेगा, और इसको आप जोड़ दोगे तो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए c पकड़ा है। ओके c इज एनी वैल्यू, सपोज 2 ले लेते हैं इसको। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, और आप डेफिनेशन देख रहे हो, यहाँ पे डेफिनेशन समझ सकते हो कैसे लिखा हुआ है, इसी चीज़ को डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ओके सो आपका होमवर्क है, आप इस ग्राफ को बनाओगे, एफ एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू +5, इन दोनों का ग्राफ बना के चेक करना कैसा आता है। और एक ग्राफ में बता देता हूँ, एफ वाई इज इक्वल टू -2। ये तीनों ग्राफ बना के मुझे बताना कि कैसा ग्राफ आ रहा है। दूसरे ग्राफ में आते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आप जो x का वैल्यू बिठाओगे वही y में मिलेगा आपको। इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा विच इज इक्वल टू x, मतलब y इज इक्वल टू x। तो आप देखो यहाँ पर अगर x और y का वैल्यू पुट करते हो तो आप जो x में बैठाओगे वही y में मिलेगा आपको। है कि नहीं, जो भी आप x में बैठाओगे वही y में मिलेगा। तो ये ऑलवेज क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो 0 से पास होगा, और इसका इंक्लाइनेशन जो होता है वो 45 डिग्री होगा। अगर आप जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको पता चलेगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको स्लोप वगैरह कहते हैं। तो इसका एंगल 45 डिग्री कैसे आ रहा है वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का एक फॉर्मूला है जहाँ पे m को स्लोप कहते हैं, m का वैल्यू 1 है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। बस इतना याद रखो, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए जो होता है वो y इज इक्वल टू एक्स और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, और ये एक स्ट्रेट लाइन होता है जो 0 से पास होता है। नेक्स्ट अब थोड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन में आते हैं हम लोग, वो है मॉड्यूलस फंक्शन। ओके मॉड्यूलस फंक्शन, अगर आपको पता होगा पहले से कि मॉड्यूलस में
जब भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये मैजिक तो है नहीं कि आपने अंदर नेगेटिव डाला और बाहर पॉजिटिव निकल रहा है। तो उस फंक्शन को उसी तरीके से डिफाइन करना पड़ता है ना। हम ऐसा कुछ नहीं होता मैजिक के अंदर नेगेटिव डाले बाहर पॉजिटिव आ गया, ऐसा नहीं। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन जो है इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि जब भी आप x का वैल्यू 0 से बड़ा बिठाते हो, ठीक है, x का वैल्यू आप 0 से बड़ा बिठाते हो तो इसका वैल्यू पॉजिटिव x आएगा। बेटर टू से यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलने से भी चलता है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x होता है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से बड़ा हो या 0 हो तो x ही बैठाओ, लेकिन जैसे ही 0 से छोटा वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू बिठाओगे तो ये -x हो जाएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। समझ में आया आपको? मान लो आप -2 बिठाने जा रहे हो तो -2 आप यहाँ नहीं बिठा सकते क्योंकि वो लेस देन 0 है, तो -2 आपको यहाँ बिठाना पड़ेगा। तो -2 इंटू बाहर माइनस है तो ये +2 हो जाता है। तो इस तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? वही अपना पुराना प्रिंसिपल, x और y का वैल्यू, चलो 0 बिठाया तो 0 बिठाओगे तो भैया यहाँ पे तो इधर बैठाएंगे तो 0 आंसर आएगा। -1 बिठाओगे, जब भी आप नेगेटिव बिठाओगे तो आप नीचे बिठाओगे यहाँ पे, तो माइनस बिठाओगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1 आएगा। +1 बिठाओगे तो भी +1 आएगा। -2 बिठाओगे तो +2 आएगा। +2 बिठाओगे तो भी +2 आएगा। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स बिठाना शुरू करो तो 0 0 यहाँ है, -1, +1, तो देखो x में गए -1, y में गए +1, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली इधर +1 में गए तो +1 आ रहा, तो +1 x में और y में +1, तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ गया। इधर गए +2, यहाँ +2, -2 +2, यानी इसको जोड़ दो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, और इसको फंक्शन में डिफाइन करो तो देखो यहाँ पे +x हो रहा है, यहाँ पे -x हो रहा है। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया मुझे ज़रूर बताना। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ये ग्राफ मुझे बता के इसका पिक्चर सेंड करोगे। f(x) इज इक्वल टू 5x मॉड्यूलस, इसका ग्राफ कैसा दिखने में होगा। ओके, तो इसका ग्राफ मुझे बना के भेजोगे, जैसे मैंने बताया x और y का वैल्यू लेके पुट करो एंड देन इसका ग्राफ बनाओ। सबसे पहला काम करना है इस फंक्शन को डिफाइन करना, जैसे अभी मैंने डिफाइन किया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए ये कैसे लिखेंगे, और उसके बाद फिर x और y का वैल्यू बिठाना और उसके बाद ग्राफ बना के मुझे भेजना। ओके, नेक्स्ट ग्राफ, और मैं ये बोलूँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर बोर्ड्स के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और ऐसा ही देखने मिलेगा, उसे हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन आपका होमवर्क है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मैं अभी बता देता हूँ। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू बिठाते हो तो हमेशा आउटपुट आपको इंटीजर देता है। ऐसे फंक्शन को हम ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कहते हैं, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। कंफ्यूजन लग रहा है? चलो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो एक फंक्शन जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं इसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर जब भी आप कोई फ्रैक्शनल वैल्यू बिठाओगे तो वो उसका नियरेस्ट जो इंटीजर है उसमें पुट कर देगा। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में बता रहा है कि 0 से लेके 1 तक अगर आप कुछ भी बिठाते हो तो वो उसको खींच के 0 बना देगा। 1 से लेके 2 तक आप कुछ भी वैल्यू बिठाते हो तो वो उसको 1 बना देगा। 2 से लेके 3 तक आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो वो उसको 2 बना देगा। लेकिन अगर आप 3 बिठाओगे तो 3 बन जाएगा।
मतलब इंटीजर बिठाओगे तो इंटीजर रहेगा, लेकिन इंटीजर से ज़्यादा कुछ बिठाओगे तो भी उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए इसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो सपोज करो हमें बैठाना है 0.75, ओके, तो इसके अंदर बैठा 0.75। अब आप देखो 0.75 कहाँ आता है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं आता है इधर 0.75, तो ये इसको खींच के कहाँ ले जाने वाला है, मैंने क्या कहा, 0 में। मतलब इसका जो इंटीजर पार्ट है उस इंटीजर पार्ट में इसको ये कन्वर्ट कर देता है, सिंपल सा ट्रिक ये है। उसी तरह आप सोच के मुझे बताओ कि f1.3 का वैल्यू कितना होगा, थिंक। सो 1.3 यहाँ कहीं है, 1.3 का इंटीजर है 1, तो ये इसका फ्रैक्शन पार्ट को हटा देगा, सिर्फ इंटीजर दिखाएगा 1। उसी तरह आप सोचो कि f2 का वैल्यू कितना होगा, हेलो, यस, थिंक। सो f2 का वैल्यू जो है वो 2 होगा, क्योंकि इंटीजर बिठाओगे तो इंटीजर ही रह जाएगा, वो 1 नहीं होगा। 2 बिठाओगे तो वो 2 ही रह जाएगा, इंटीजर ही रह जाएगा। सपोज 2.5 का वैल्यू क्या होगा बताओ, सो 2.5 का वैल्यू देखो 2 और 3 के बीच में है, तो इसका इंटीजर क्या है, 2 है, तो आंसर 2 होगा। एक और एग्जांपल, सपोज -1.5 है, इसका आंसर क्या होगा, यहां देखो -1.5। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो 0 से -1 के बीच में कोई भी चीज़ होगा तो वो -1 हो जाएगा, -1 से -2 के बीच में कोई भी चीज़ है तो वो -2 की तरफ जाएगा। आप एरो ध्यान रखना, ये इस फिगर को ध्यान से अपने दिमाग में बिठाओ और एरो किस डायरेक्शन में उसको याद रखो। तो 1.5 यहाँ कहीं आता है, -1.5, तो ये -1.5 का एरो किधर जा रहा है, 2 के तरफ, क्योंकि इसका नियरेस्ट इंटीजर जो छोटा है वो -2 है। -2 बड़ा नहीं होता, -2 छोटा होता है नेगेटिव में, सो ये हो जाएगा -2। सिमिलरली f -2.7 और 2.3 सपोज, सो -2.3 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, सोचो। 2.3 यहाँ कहीं है, सो दैट विल बी -3। ओके, नाउ आई होप समझ में आया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। सो तुम लोग का होमवर्क है एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू 3x, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर दिया हुआ है। आपको इसका ग्राफ बताना है, और वैल्यू बेटर, ग्राफ से ज़्यादा ग्राफ रहने दो, ग्राफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का एक ही होता है। आपको वैल्यू निकालना है इसका -1.5 + 1.37 f2.5 एंड f-3.75, इन चारों का वैल्यू निकालना है इस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने ये सारे नए नए फंक्शन हैं, जितना आप हायर स्टडी में जाओगे ना उतना ज़्यादा ये फंक्शंस यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। तो फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, किसी भी नॉन इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू के लिए, एक्सेप्ट ज़ीरो के लिए, हर वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो होता है मॉड्यूलस ऑफ x/x होता है, और ज़ीरो के लिए इसका वैल्यू ज़ीरो होता है, क्योंकि देखो ज़ीरो पे इसका वैल्यू ज़ीरो है, और बाकी सब के लिए इसका वैल्यू जो होता है मॉड्यूलस ऑफ x/x होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलस, आप देखो पहले से मॉड्यूलस सीख चुके हो, मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है। इस फंक्शन को फर्दर और आगे डिफाइन कैसे करोगे, मॉड्यूलस ऑफ x/x जब बोल रहा है x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये बोल रहा है जब x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड x इज़ लेस देन ज़ीरो। तो दोनों के लिए डिफाइन कर लो, इसको थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करो। तो अगर मैं बोलूँ कि x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अगर मैं डिफाइन करता हूँ,
तो मॉड एक्स को हम लोग क्या लिखते थे, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सिर्फ एक्स लिखते थे, तो एक्स बाई एक्स हो जाएगा विच इज़ वैल्यू 1। यस यस और नो, ग्रेटर देन एक्स, मॉड्यूलस एक्स जो होता है ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है, एक्स होता है, प्लस एक्स होता है, तो डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा +1। सिमिलरली लेस देन 0 के लिए मॉड्यूलस ऑफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव ऑफ एक्स आता है और ये डिवाइड होके -x आ जाएगा, और x 0 के लिए तो 0 ही है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। जब x ग्रेटर देन 0 बिठा रहे हो तो इसका वैल्यू +1 आ रहा है, दैट इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू +1। और जब लेस देन 0 के लिए बिठा रहे हो इधर नेगेटिव में, तो फंक्शन ऑफ x जो है वो आ रहा है -1, और 0 के लिए तो 0 है। तो इस फंक्शन को हम लोग सिग्नम फंक्शन कहते हैं। आप इसको अगर ना समझ पाओ या डिफ़िकल्ट लग रहा हो इधर ये जो डिफाइन किया हुआ मॉड्यूलस फॉर्म में, तो आप चाहो तो ये नीचे जैसे मैंने डिफाइन किया है 1 -1 और 0 इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा टिपोग्राफिकल मिस्टेक है, ये 1/2 नहीं होगा, ये 1/x होगा। तो कोई भी रेसिप्रोकल फंक्शन का मतलब जिसमें कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आया हुआ हो उसे रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो खुद से, ये आपका होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ कि कैसे f(x = 1/x का ग्राफ ऐसा आता है। सो दिस इज़ कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, इसका ग्राफ मुझे बनाकर भेजना। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतना ज़्यादा शायद तुम लोग के बुक में ना दिया हो, लेकिन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक फंक्शन f(x = a⁴x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जहाँ पे a जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है और x जो है ये वेरिएबल होता है। ठीक है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। जब आप ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू बोलोगे तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हेन a is greater than 1 then graph is increasing in nature and vice versa। तो देखो a 1 से बड़ा जब होता है आप वैल्यू बिठाओगे तो ये इंक्रीज करने लगता है, और जब ये लेस देन 1 होता है a का वैल्यू 1 से छोटा और आप इसका एक्सपोनेंशियल मतलब पावर बढ़ाते जाओगे तो वो डिक्रीज करने लगता है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ कैसे आ रहा है या नहीं इसको समझने के लिए आप दो ग्राफ मुझे बना के भेजोगे, और वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला है f(x = 2⁴x इसका ग्राफ, और दूसरा g(x = 1/2⁴x इसका ग्राफ। ओके, सो दिस टू आर योर होमवर्क। पहला वाला इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए, दूसरा वाला डिक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहला वाला कुछ इस तरीके का होगा, दूसरा वाला कुछ इस तरीके का डिक्रीजिंग इन नेचर होगा। तो दिस टू आर योर होमवर्क, जस्ट चेकआउट करो ये होता है कि नहीं। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन वो होता है जिसमें कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत बार, क्लास 9-10 में पढ़े हो। तो इस तरह के जो फंक्शन नीचे एग्जाम्पल में दिख रहे हैं आपको, x³ x², ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अगर रूट में आ जाता है कोई चीज़, मतलब इंटीजर पावर नहीं है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कंडीशन यही है कि जो पावर वगैरह है इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है पावर में, तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सारे फंक्शन जो होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। तो आपका एक एग्जांपल है कि इसका ग्राफ बनाओगे। होमवर्क बहुत सारा होमवर्क है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं भेजोगे, वीडियो है तो सारे होमवर्क को नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजोगे। तो एक ग्राफ मुझे बना के दिखाओगे, f(x = 2x² - x + 1 इसका ग्राफ कैसा हो।
दिस इज योर होमवर्क. ओके, इसका ग्राफ. नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन का एक एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं रेसिप्रोकल फंक्शन के फॉर्म में. रैशनल फंक्शन मतलब ऊपर भी एक फंक्शन होगा, नीचे भी एक फंक्शन होगा, और इसका ग्राफ निकालना है. तो एक एग्जांपल इसका पकड़ो. जैसे कि सपोज करो 2x² बाई x माइनस 1, सपोज ऐसा कुछ. तो आप इसका ग्राफ निकालने के लिए वही कंडीशन एक ही है, x एंड y वैल्यूज़ पुट करो और इसका ग्राफ निकाल लो. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके, चलिए तो अब कुछ इतने सारे थ्योरी के बाद कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान बच्चों वाली क्वेश्चन है ये, एकदम लड्डू सवाल है, लड्डू. लड्डू सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, g(x) का वैल्यू दिया हुआ है. f प्लस gx मतलब फंक्शन f प्लस फंक्शन g ऑफ x, इसको रीड करते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ g. दैट इज इक्वल टू योर x² प्लस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2. तो ये हो गया पहला वाला. बोला ना मैंने, लड्डू सवाल एकदम. दूसरा सोचो f माइनस जी ऑफ x, ये भी लड्डू सवाल है. fx माइनस gx, ओके, x² माइनस 3x माइनस 2. थर्ड f gx, इसको हम लोग रीड करते हैं फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x. तो ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हो जाएगा x² इंटू 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x². लास्ट वाला देख के आप समझ ही चुके होगे इतना देर से, f बाई जी ऑफ x का मतलब होता है दो फंक्शन का डिवीजन. सो दिस इज fx बाई gx. सॉल्व इट बाई योरसेल्फ. समझ में आया? बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन सोचो क्लास 11-12 में पूछे जाते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन दिस. एक फंक्शन है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है हमें. कैसे बताएंगे? सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है, मैंने पढ़ाया है. तो इस क्वेश्चन में डोमेन निकालना है. कैसे निकालेंगे बताओ? सो डोमेन का मतलब वो सारा वैल्यू जिसके लिए पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड हो, उसे हम क्या कहेंगे? इसका डोमेन कहेंगे. और जिस जिस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा उसको एक्सेप्शन में डाल दो. तो जब भी कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए, इसको याद रखना, कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इसका डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. ये जो है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 1/0 इज़ अनडिफाइंड और इन्फिनिटी आ जाता है. तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा जब डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए. तो आप बोल सकते हो कि f(x) इज नॉट डिफाइंड when x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. और इसके बाद आपको इसका मिडिल टर्म फैक्टर वगैरह सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा इसका मिडिल टर्म फैक्टर करके इसका जो फैक्टर आ रहा है वो होता है 3 and 4. इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4. इन दोनों के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. तो डोमेन ऑफ f जो है वो सारा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट दिस 3 and 4. समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं. आपको एक रैशनल फंक्शन दे देगा जिसमें आपको बोलेगा डोमेन क्या है, तो आपको डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है, जो जो वैल्यू आएगा उसको रियल वैल्यू से रिमूव कर देना है. ओके, एक और क्वेश्चन है. सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रियल फंक्शन.
एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई एक्स का वैल्यू है जिसके लिए ये डिफाइंड ना हो एफ एक्स। सो क्लियरली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्लियरली एफ एक्स जो है इज डिफाइंड फॉर all real number, for all x और all real number, better to say, इसी को हम लोग ऐसे ही मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं that f(x) is defined for all real number और all x belongs to real number. so डोमेन ऑफ जो फंक्शन f हो जाएगा वो हो जाएगा रियल नंबर। ये तो डोमेन निकालना आप जान गए। देखो x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप पुट करोगे रियल नंबर का तो इसका f अनडिफाइंड आ जाए, ऐसा नहीं है, इसीलिए रियल नंबर बोल दिया। अच्छा, इसका डोमेन पता चल गया, अब इसका रेंज कैसे निकाला जाता है। रेंज निकालने का ट्रिक सीखो। रेंज निकालने के लिए हमें एफ एक्स जो है इसको y पकड़ लो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखो और इसको उल्टा करो, अब x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, मतलब x इज इक्वल टू ऐसे आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ y। जब भी रूट लेते हो तो सामने प्लस और माइनस चला आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है, जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि एफ एक्स डिफाइंड है एक्स का कौन कौन से वैल्यू के लिए, अब यहाँ आपको सोचना है कि y के किस किस वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा। तो क्लियरली यहाँ पे मुझे समझ में आ जा रहा है कि y का वैल्यू आप नेगेटिव नहीं बैठा सकते हो अंदर, है कि नहीं। क्लियरली यहाँ हम लोग बोल सकते हैं, क्लियरली x is not a real number for negative value of y। देखो यहाँ पे आप अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर बिठा सकते हो, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव बिठाओगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ये हमने पढ़ा है पहले। तो रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं बिठा सकते, इसीलिए इसका जो डोमेन रेंज हो जाएगा वो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा ऑल पॉजिटिव नंबर। तो आपको पता होगा कि कैसे पॉजिटिव नंबर को डिफाइन करते हैं, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। तो ज़ीरो के यहाँ पे क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी के यहाँ पे ओपन इंटरवल। क्लियर। तो रेंज ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बिठाओ, नेगेटिव वैल्यू नहीं चलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? Okay, go to the next problem. Find the domain and range of the real function f(x) is equal to 1 by x by 3. Again आपको पता है, हमने सीख लिया इसको ऑलरेडी। डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लियरली f(x) is not defined when the denominator x minus 3 is equal to 0, that is x is equal to plus 3। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू इंटायर रियल नंबर एक्सेप्ट दिस वैल्यू 3। और रेंज कैसे निकालते हैं, अभी अभी हमने सीखा कि फंक्शन ऑफ f को y पकड़ लो, उसके बाद x को सेपरेट करो, y को इधर ले आओ, तो ये बोलेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई वाई और x इज इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3y बाई वाई। ठीक है। अब आप जैसे डोमेन निकाल रहे थे वैसे सोचो y के किस वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली बोल सकते हो, क्लियरली x इज not defined for y is equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, therefore रेंज जो हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन f is all real number except 0। yes or no?
और कुछ हो सकता है, सोचो। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और एक प्रॉब्लम करेंगे इसके बाद। वही डोमेन एंड रेंज निकालना है, अभी सीख चुके होगे आप लोग। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो एंड देन वीडियो को देखो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। सो क्लियरली आई होप आंसर आ गया होगा आप लोगों का। वीडियो पॉज करने के बाद चेक करते हैं। ये जो फंक्शन है ये रियल नहीं होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो है, सॉरी, इसका जो रूट के अंदर का पार्ट है ये नेगेटिव हो जाए, तभी जाके ये रियल नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स इज नॉट रियल नंबर व्हेन x माइनस 1 इज नेगेटिव, और हम लोग बोल सकते हैं x इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? आप लेस देन 1 को, ये जो लेस देन 1 है इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो लेस देन 1 कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? लेस देन 1 का मतलब एक से छोटा, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1 तक, लेकिन ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि देखो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 तक डिफाइंड नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा? 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक डिफाइंड होगा। क्योंकि देखो आप 1 बैठा रहे हो तो इसका आंसर 0 आ रहा है। 0 तो डिफाइंड है, रियल नंबर है। 2, 3, 4 कुछ भी बिठाओ तो भी रियल नंबर है। एक्सेप्शन क्या है हमारा? एक्सेप्शन है दिस नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 से जो भी छोटा नंबर होगा, इंटीजर। आई होप क्लियर, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमारा निकल गया डोमेन। अब आप रेंज कैसे निकालोगे? तो रेंज आप निकालो, सोचो कैसे निकालोगे। तो वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा। यहाँ से आप x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। तो y का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x अनडिफाइंड हो जाए, तो इसका रेंज जो होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ, नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ x है और यहाँ आपसे पूछ रहा है वही कॉन्सेप्ट, डोमेन एंड रेंज। तो x का कौन सा ऐसा वैल्यू बिठाओगे आप कि एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाए? ऐसा कोई वैल्यू बिठा सकते हो क्या? तो कुछ भी आप बिठाओ उसका कोई ना कोई तो आंसर आएगा। आप नेगेटिव भी अंदर बिठाओगे, एक्स नेगेटिव बिठाओ तो भी वैल्यू देता है, पॉजिटिव बिठाओ तो भी वैल्यू देता है, और ज़ीरो बिठाओ तो भी वैल्यू देता है, मतलब सारा रियल नंबर के लिए वैल्यू देता है। तो इसका सिंपली हम लोग बोल सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इज रियल नंबर। बचा बात रियल, अब इसका रेंज बताने का। सो रेंज सोचो क्या बता सकते हो आप लोग इसका रेंज? ये ट्रिकी है। रेंज, रेंज मतलब, रेंज का मतलब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है? रेंज मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू हम लोग y का वैल्यू के लिए हम लोग गेट कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, मतलब उल्टा बात। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव मॉड्यूलस ऑफ x जो है इसका वैल्यू या तो 0 आएगा, सोचो, तुम सोच के बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। y इज इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। इसका मतलब क्या कि आप यहाँ कुछ भी बिठाओ ये ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव जब कर रहे हो आप तो आपको रिजल्टेंट आंसर हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। यस और नो? इसका मतलब आप कुछ भी बिठाओ यहाँ पे x पे, आपको 0 बिठाओगे तो आंसर 0 मिलेगा। अगर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बिठा रहे हो तो भी आपको y जो है वो लेस देन 0 मिल रहा है। x का वैल्यू जब आप लेस देन 0 बिठा रहे हो तो मॉड्यूलस में वो पॉजिटिव हो जा रहा है, तब भी आप y का वैल्यू लेस देन 0 ही मिल रहा है। इसका मतलब y जो है वो डिफाइंड हो रहा है 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकता। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा?
रेंज यहाँ पे ट्रिकी है, स्टेटमेंट से बोलना पड़ेगा। तो इसका रेंज जो हो जाएगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा। रेंज ऑफ एफ जो है वो हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक। क्लियर? रेंज मतलब क्या, वाई का कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है आपको आउटपुट, वाई का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है आना। वाई का वैल्यू कभी भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आ सकता, हर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। And this is up to this class, and this is all about the function. So your next homework is entire NCERT solution. Okay, so NCERT का पूरा जो फंक्शन का एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करोगे आप, और मिसलेनियस एक्सरसाइज पीछे दिया हुआ है, एग्जाम्पल और प्रॉब्लम चैप्टर के अंदर है, सारा सॉल्व करोगे। और रेफरेंस बुक मैंने जो बोला है वो है आपका RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल। RS अग्रवाल मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसको आप सॉल्व करते हो तो NCERT फुल सॉल्व हो जाता है। तो RS अग्रवाल का सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू देन।